माना किसी ऑसिलेटर में केवल 2 एनर्जीज अलाउड होती, 1 यूनिट और 2 यूनिट, और माना 3 यूनिट और 4 यूनिट, माना इस तरह की, तो उसकी अलाउड एनर्जीज आप इस तरह से दिखाते हैं, जिन्हें हम बाद में क्वांटम में लेवल शब्द इस्तेमाल करेंगे। अभी मुझे एक्चुअली ये फिगर बनाना नहीं चाहिए, ये प्लैंक के आइडिया के बाद इस फिगर ने बनना है, बट इस फिगर को भी समझने के लिए मैं ये बना रहा हूँ। क्लासिकल केस में जो हमारे पास एनर्जी की जो अलाउड वैल्यू है किसी ऑसिलेटर के लिए, जीरो से इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकती है। मतलब आप सोचिए इस तरह का एक लेवल, एक लाइन मैंने जीरो पे बनाई, एक जीरो से थोड़ा ऊपर और उससे एक थोड़ा उससे ऊपर, ये सारी अलाउड वैल्यूज ऑफ एनर्जी के करस्पॉन्डिंग की स्टेट दिखा रहा है। किसी ऑसिलेटर की एनर्जी इतनी भी हो सकती है, और ये वाली 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 भी हो सकती है, ये वाली। तो आप इन सबको अगर ड्रॉ करें तो आपको एक कंटिन्यूस वो मिल रहा है। ये डिस्क्रीट है, ये कंटिन्यूस है, लेकिन अभी हमें डिस्क्रीट का आइडिया नहीं पता। अभी क्लासिकल आइडिया के हिसाब से ऐसे कोई कंसेप्ट नहीं थे उस समय मौजूद जो ये इंडिकेट करते कि एनर्जी डिस्क्रीट होती है ऑसिलेटर्स की। तो क्लासिकल ऑसिलेटर जिसे हम कहते हैं, उसकी एनर्जी जो है वो कंटिन्यूसली वेरी कर सकती है, जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक। ओके, डिपेंडिंग ऑन वो, अगर कम एनर्जी है तो वो ये ऑसिलेटर कम एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट कर रहा होगा, और उसी की एनर्जी बढ़ गई तो वो ज़्यादा एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट कर रहा है। लेकिन कितनी भी एनर्जी उसकी जीरो से इन्फिनिटी तक इन प्रिंसिपल हो सकती है। आप जितनी एनर्जी उसे पंप करें वो उतने ज़्यादा उससे वाइब्रेट कर सकता है। ओके, दिस तो ये डिस्ट्रीब्यूशन है। और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को अगर मैं प्लॉट करूं, जिसे हम बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कह रहे हैं, तो इसका भी ग्राफ आपको क्लियर होना चाहिए। n0 एक कांस्टेंट है। प्लॉट करने का मतलब है मैं एनर्जी के रेस्पेक्ट में प्लॉट करके देख रहा हूँ पॉपुलेशन को, कितनी एनर्जी वाले कितने ऑसिलेटर्स दीवारों में मौजूद हैं किसी समय। टेम्परेचर टी अगर सिस्टम का है तो ये एक्सप्रेशन यही तो बता रहा है कि एनर्जी ई वाले कितने ऑसिलेटर्स हैं उस समय। 1 यूनिट एनर्जी वाले चाहिए तो ई की जगह 1 रखो। टेम्परेचर जो भी है, माना रूम टेम्परेचर पे आप देख रहे हैं 300 केल्विन के आसपास, के कांस्टेंट है, टी की जगह आपने 300 रख दिया। अब आप जानना चाह रहे हैं यूनिट एनर्जी वाले कितने ऑसिलेटर्स हैं, 1 एनर्जी वाले, ई की जगह 1 रख के निकालो। 2 एनर्जी वाले चाहिए, ई की जगह 2 रखो। 7 एनर्जी वाले 7, और आप देख रहे हैं ई का साइन नेगेटिव है, न्यूमरेटर में तो है लेकिन नेगेटिव साइन है एक्सपोनेंशियल में, तो जैसे जैसे एनर्जी बढ़ेगी ये नंबर कम होता जाएगा। तो ये जो ग्राफ आता है पॉपुलेशन का किसी भी टेम्परेचर पे, वो इस प्रकार का आता है। दिस एनर्जी अगर बढ़ रही है तो जितने पार्टिकल्स उस एनर्जी वाले हैं वो नंबर एक्चुअली डिक्रीज 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 कर रहा है। ये है ग्राफ इज दिस वन। मैं इसे रेड से वो करूँ अगर इसके ऊपर, दिस एक्सपोनेंशियल डिके कर्व है बेसिकली ये। ई की जगह अगर आप जीरो रखें तो ये एक्सपोनेंशियल 1 बनता है, n0 स्टार्टिंग आपका कर्व n0 से शुरू हो रहा है। जब एनर्जी की वैल्यू जीरो है तो ऐसे आपके पास n0 ऑसिलेटर्स या n0 सिस्टम्स उस हैं। उस पूरे डिस्ट्रीब्यूशन में n0 सिस्टम्स ऐसे हैं जिनकी एनर्जी जीरो के बराबर है। और फिर आप ये पूछें अच्छा 1 एनर्जी वाले कितने सिस्टम्स हैं, तो उनका नंबर थोड़ा कम हो जाता है, और 2 एनर्जी वालों का नंबर और कम हो जाता है, और 3 वालों का और ये कर्व इस तरह से एक्सपोनेंशियल डिके शो करते हुए, और इन्फिनिटी पे जाके ये जीरो बनेगा। बहुत बहुत रैपिडली ये जीरो हो रहा है। ओके, तो फिर ये मतलब क्या है, से कोई पर्टिकुलर एनर्जी की वैल्यू ई है और उसके बगल में एक छोटी सी आप विंडो बनाई आपने ई प्लस डी, दूसरी उसकी साइड जो है, जिसे हम कहते हैं हमें ई एनर्जी के अराउंड एक छोटे से विंडो पे कंसंट्रेट कर रहे हैं, ई से लेकर ई प्लस डी। तो इसके बीच कितने सिस्टम्स हैं, ये नंबर, ये ग्राफिकल ये मीनिंग है इस एक्सप्रेशन का, ग्राफिकल मीनिंग ये है। ओके, तो जो कितनी एनर्जी वाले कितने सिस्टम्स हैं वो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। तो आप यहीं से देख लीजिए ऑसिलेटर्स तो सारे मौजूद हैं, जीरो एनर्जी वाला ऑसिलेटर भी है, 1 एनर्जी वाला भी, 2 वाला भी, 3 वाला भी, 4 वाला भी ज़्यादा, लेकिन हाई एनर्जी वाले ऑसिलेटर्स का नंबर कम कम है। ऐसे ऑसिलेटर्स हैं जिनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है, एनर्जी वाइज जो बहुत ज़्यादा एनर्जी वाले हैं, से 10,000 यूनिट्स एनर्जी वाले हैं, लेकिन उनकी खुद की पॉपुलेशन क्या है, बहुत कम। पूरे वॉल्स में मुश्किल से ऐसे 1-2 ऑसिलेटर है, मैं ऐसे ही नंबर्स बोल रहा हूँ बट ऐसे। और इसके बजाय कम एनर्जी वाले जो ऑसिलेटर्स हैं, माना एक कम एनर्जी वाले, केवल 1 यूनिट एनर्जी वाले, ऐसे वाले 300 ऑसिलेटर हैं। और आप और कम एनर्जी की बात करें, हाफ यूनिट एनर्जी वाले ऑसिलेटर्स की बात करें, तो उनका नंबर और ज़्यादा है, उनका नंबर 700 है। ओके, एंड सो तो सबसे ज़्यादा ऑसिलेटर्स जीरो एनर्जी वाले हैं, उसके बाद उससे ज़्यादा एनर्जी वाले कम है, उससे ज़्यादा और एनर्जी वाले और कम है, और कम एंड और कम, और एग्जैक्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ आपके पास ये ग्राफिकली इसी इन्फॉर्मेशन को हमने दिखाया है। ओके, दिस तो जो बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन है इस प्रकार का एक्सपोनेंशियल कर्व। ओके, दिस अच्छा, अब जो हमें कंप्यूट करना है, हमें एवरेज एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर निकालनी है। ये चीज़ क्लियरली यहाँ पे पहले ही बात हो चुकी है, यहाँ न्यू से कोई रिलेशन नहीं है। क्वांटम केस में आप देखेंगे न्यू ई का न्यू के साथ रिलेशन होगा, तो एनर्जी का न्यू के साथ कोई रिलेशन नहीं है। तो इसलिए आप चाहे 10 हर्ट्ज के ऑसिलेटर के लिए इस चीज़ को कैलकुलेट करें, चाहे 100 हर्ट्ज के लिए, चाहे 1000 हर्ट्ज के लिए, चाहे किसी भी फ्रीक्वेंसी के लिए, वो एक्सप्रेशन आपका न्यू पे डिपेंड नहीं करेगा। तो मैंने सिंपली ई ऑसिलेटर लिखा है। एवरेज एनर्जी एक ऑसिलेटर की अगर हम निकालें तो एक ऑसिलेटर की एवरेज एनर्जी कैसे निकाली जाएगी, टोटल कर दें, ई टोटल मतलब
सारी एनर्जीज़ को ऐड कर दें, जितने ऑसिलेटर्स हैं उन सबकी एनर्जी को ऐड करो और उसे टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स से डिवाइड कर दो। ई टोटल है सारे ऑसिलेटर्स की एनर्जी का सम। कुछ ऑसिलेटर्स ऐसे हैं जिनकी एनर्जी इस रेंज में है, इस रेंज में। कुछ ऑसिलेटर्स ऐसे हैं जिनकी एनर्जी ज़्यादा है, कुछ ऑसिलेटर्स ऐसे हैं जिनकी एनर्जी कम है, बल्कि कितने हैं वो भी हमें पता है। हर एनर्जी पे कितने ऑसिलेटर्स सिचुएटेड हैं वो पॉपुलेशन भी मुझे पता है। ओके, तो ये नंबर मैं कंप्यूट करने की सोच सकता हूँ। मैं सारे ऑसिलेटर्स की एनर्जी को ऐड करूँगा और उसे टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स से डिवाइड कर दूंगा, टोटल पॉपुलेशन से, तो मेरा काम बन जाएगा। ओके, अब पहले बात करें, ये जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है इनको हम अलग अलग देखते हैं। पहले मैं डिनोमिनेटर की बात करता हूँ। एन टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स मुझे निकालने हैं। एन ई ये नंबर, ये टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स नहीं है, ये है वो ऑसिलेटर्स जिनकी एनर्जी ई के बराबर है, या और एग्जैक्टली बोलें जिनकी एनर्जी ई से लेकर ई प्लस डी के बीच है, उनका नंबर आपको यहाँ से पता लगता है। ओके, तो अगर मैं सारी इस तरह के एन ई को ऐड कर दूँ तो मुझे टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर पता लगेंगे। ये एक्सप्रेशन मुझे 1 एनर्जी वाले कितने ऑसिलेटर हैं ये भी बता सकता है, 2 एनर्जी वाले भी, 3 एनर्जी वाले भी। तो अगर मैं यहाँ से सारे इन नंबर्स को ऐड कर दूँ, 0 एनर्जी वाले कितने हैं, +1 एनर्जी वाले, +2 एनर्जी वाले, +7 एनर्जी वाले, +1000 प्लस अप टू इन्फिनिटी, हर एनर्जी पे जितनी पॉपुलेशन है उसको ऐड कर दूँ तो मुझे टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स पता लगेगा। मतलब मुझे इस नंबर को केवल, इस क्वांटिटी को केवल ऐड करना है। और इस केस में हम ऐड भी नहीं करेंगे, हम इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि एनर्जी क्या है, कंटिन्यूस वेरिएबल के ऊपर आप इंटीग्रेशन करेंगे। तो बेसिकली जिसे हम एन टोटल कह रहे हैं डिनोमिनेटर, ये केवल कुछ नहीं करना है, इस एन ई का इंटीग्रेशन कर देना है एनर्जी के रेस्पेक्ट में 0 से इन्फिनिटी तक। और एन ई का एक्सप्रेशन मैं ये रखूँ तो ये, तो जो जिसे हम एन टोटल कह रहे हैं ये एन ई का एक्सप्रेशन है, ई एनर्जी वालों की पॉपुलेशन। तो ई एनर्जी वालों को पॉपुलेशन को एनर्जी के ही रेस्पेक्ट में 0 से इन्फिनिटी तक इंटीग्रेट कर दें तो आप एन टोटल निकाल सकते हैं। अब आप इस इंटीग्रेशन को वैसे बड़े आराम से कर सकते हैं। एन जीरो कांस्टेंट है इंटीग्रेशन से बाहर, एक्सपोनेंशियल बचा, एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन करके लिमिट्स आप निकाल सकते हैं। बट मैंने यहाँ पे लिखा भी है, अभी रुक जाओ, इंटीग्रल आप कर सकते हैं, करना ही है हमें आगे, लेकिन अभी थोड़ा वेट कर लीजिए, हमारे लिए एडवांटेजेस रहेगा। तो ये डिनोमिनेटर मेरा निकल आएगा, निकल आया है ऑलमोस्ट। ओके, न्यूमरेटर मुझे टोटल एनर्जी भी चाहिए, सारे ऑसिलेटर्स की कुल मिला के कितनी एनर्जी है। 10 ऑसिलेटर ऐसे हैं, या बहुत ज़्यादा 1000 ऑसिलेटर ऐसे हैं जिनकी एनर्जी 0 है। फिर कुछ ऑसिलेटर्स ऐसे हैं, पॉपुलेशन कम हो गई लेकिन उनकी एनर्जी बढ़ गई है, एनर्जी में हम आगे जा रहे हैं। फिर और कम ऑसिलेटर्स ऐसे हैं जिनकी एनर्जी और ज़्यादा है। तो पहले हम उन सब की एनर्जी का टोटल निकाल लेते हैं। तो ये टोटल कैसे निकालेंगे, इस चीज़ को समझ लीजिए। इस ग्राफ को देखिए, एन ई जो ये नंबर है जिसका एक्सप्रेशन मेरे पास है, ये एन ई में ई का मतलब क्या था, वो ऑसिलेटर्स जिनकी एनर्जी क्या है, ई, मतलब एनी नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स इस एनर्जी विंडो में लाई करते हैं, ई से लेकर ई प्लस डी। तो इन सब की एनर्जी लगभग ई के बराबर है, 3 और 3.0001। और विड्थ ऑफ विंडो अगर बहुत कम है तो आप कह सकते हैं ये सारे के सारे ऑसिलेटर जिनका नंबर एन ई के बराबर है, इन सबकी एनर्जी कितनी है, ई। तो एनी ऑसिलेटर्स आप पे ई एनर्जी के हैं, तो इनकी खुद की कितनी एनर्जी हुई, सबकी नहीं, केवल ये जो एनी ऑसिलेटर्स हैं ई एनर्जी वाले, इनकी एनर्जी कितनी हो गई, एक एक की एनर्जी ई, और उनका कुल नंबर कितना है, एनी। तो इसको इस तरह सोचिए, ये जो हमारी विंडो है, इस विंडो के अंदर कितने ऑसिलेटर्स हैं, नंबर कितना है उनका, एनी है, और उनमें से हर एक की अपनी अपनी एनर्जी कितनी है, ई के बराबर। अब आप ये बोल सकते हैं वैसे एनर्जी में थोड़ा वेरिएशन है, किसी की एनर्जी 3 है, किसी की 3.0001, पर आप लिमिटिंग केस में सोचें तो इन सब की एनर्जी कितने के बराबर है, ई के बराबर, 3 के बराबर। 3 एनर्जी वाले इतने ऑसिलेटर्स हैं, तो इन सारे ऑसिलेटर्स की एनर्जी तो ये हो गई। ओके, क्लास में 7 नंबर वाले 20 बच्चे हैं, तो उनके मार्क्स का सम कितना हो गया, 7 × 20। और उसके बाद फिर से ये तो केवल ई एनर्जी वालों का एनर्जी में कंट्रीब्यूशन मिला। तो अगर हमें टोटल एनर्जी निकालनी है तो इस एक्सप्रेशन को भी क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। इस तरह की सारी विंडोज़ के कंट्रीब्यूशन को ऐड कर दें, दूसरी विंडो, तीसरी विंडो, चौथी विंडो, पाँचवीं विंडो, छठवीं विंडो, विंडोज़ को ऐड करने का मतलब है इंटीग्रेट करना है। एनर्जी के ऊपर 0 से इन्फिनिटी तक अगर इंटीग्रेट कर दें इस एक्सप्रेशन को तो आपको टोटल एनर्जी मिल जाएगी। ओके, इस चीज़ को फिर से देखें, पॉपुलेशन निकालते हुए तो केवल इस नंबर को ऐड किया, और एनर्जी निकालते हुए इस नंबर को पहले ई से मल्टीप्लाई किया, तब हमें पता लगा अच्छा इस विंडो के अंदर जितने इतने पार्टिकल्स हैं, इतने सिस्टम्स हैं, उनकी टोटल एनर्जी इतनी है, और इसको इंटीग्रेट कर दें तो टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी निकालने के लिए आपको एन ई को ही फिर से लेना है, एन ई जो था वही है, लेकिन अब की बार ये एक एक्स्ट्रा ई से मल्टीप्लाई होगा और तब इंटीग्रेट होगा। तो अब मैं नेक्स्ट पेज पर अगर जाऊँ तो टोटल एनर्जी जो है एन ई, बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन का जो फैक्टर होता है, इनटू एनर्जी
इंटू डी ई फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी। और एन ई की वैल्यू अगर आप रख दें बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन से, एन जीरो जो कि एक कांस्टेंट है, ई टू द पावर माइनस ई अपॉन के टी ई डी। अगेन ये इंटीग्रेशन भी अगर आप देखें, ये इंटीग्रेशन भी आप कर सकते हैं, एन जीरो बाहर आएगा और बाई पार्ट्स आप इस इंटीग्रेशन को कर सकते हैं, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, पर वो भी रुक जाइए, आप ऐसा कर सकते हैं, आप इमीडिएटली चाहें, अब आपके पास सब कुछ तैयार है, ई टोटल ये वाला इंटीग्रल है, आप चाहे तो इसे अलग से कर सकते हैं, एन टोटल आपके पास ये वाला इंटीग्रेशन है, आप चाहे तो इसे अलग से कर लीजिए, इन दोनों का रेशो निकाल दीजिए, आपको एवरेज एनर्जी मिल जाएगी। पर यहाँ पे मैं एक ट्रिक आपको बताने वाला हूँ, और ये केवल वैसे एक ट्रिक नहीं है, बट अभी आप ट्रिक ही सोचिए इसे। एवरेज एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू, और न्यू को मैं आगे ड्रॉप कर रहा हूँ क्योंकि एवरेज एनर्जी न्यू पे डिपेंड नहीं करने वाली है, एवरेज एनर्जी ऑसिलेटर। लेकिन अब मैंने यहाँ एक शब्द और लिख दिया है, क्लासिकल। जो हमने एनर्जी निकाली या जो निकल के आने वाली है, इसे हम कहते हैं हमने एवरेज एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर निकाली है क्लासिकल बेसिस पे, या और सिंपली हम कहते हैं क्लासिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर की एनर्जी हमने निकाली है। कई बार हम हार्मोनिक शब्द को ओमिट कर देते हैं, क्लासिकल ऑसिलेटर कहते हैं। सो द एवरेज एनर्जी ऑफ द क्लासिकल ऑसिलेटर, टोटल एनर्जीज का सम अपॉन टोटल कितने ऑसिलेटर हैं, ये टोटल एनर्जीज का सम, ये वाला इंटीग्रल एन जीरो, एक एक्स्ट्रा फैक्टर ऑफ ई, एक्सपोनेंशियल फैक्टर डी ई, ये, और टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स में यही वाला इंटीग्रल था लेकिन उसमें ई मल्टीप्लाइड नहीं था, ये वाला। और एन जीरो क्योंकि दोनों इंटीग्रेशन में कांस्टेंट है, बाहर ला के आप उसे कैंसिल कर सकते हैं। यही चीज़ मैंने आपको पहले कही थी, एन जीरो एक्चुअली क्या है वो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन इंटरप्रिटेशन आपके पास फिर भी होना चाहिए। एन जीरो एक्चुअली जिसे हम कहते हैं ग्राउंड स्टेट की पॉपुलेशन, ग्राउंड स्टेट मतलब ऐसे ऑसिलेटर्स जिनकी एनर्जी जीरो है, उनका जो नंबर है वो एन जीरो है। वॉल्स में कुछ ऐसे ऑसिलेटर्स ऐसे भी होंगे जिनकी एनर्जी जीरो है, आप उससे सोच सकते हैं वो ऑसिलेट ही नहीं कर रहा है, वो सिस्टम एट रेस्ट है। तो ऐसे जितने ऑसिलेटर्स हैं उनका नंबर है एन जीरो। ओके, यस। तो अब आपका इंटीग्रल जो निकालने के लिए आपको ऑसिलेटर की एवरेज एनर्जी निकालने के लिए आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दो इंटीग्रेशंस करने हैं। ये बेसिकली वही दो इंटीग्रेशन है जो मैं आपको कह रहा था, आप इस इंटीग्रेशन को अलग और इसको अलग बड़े आराम से कर सकते हैं। ये वाला तो बहुत आसान है और ये भी बाई पार्ट्स में 2 स्टेप में हो जाएगा, आप कर सकते हैं चाहे तो ऐसा। बट यहाँ पे अब मैं एक ट्रिक करूँगा क्योंकि ये ट्रिक आगे भी हम यूज़ करेंगे। न्यूमरेटर का नाम मैं कोई फंक्शन रखना चाह रहा था, मैंने उसका नाम एन यू एम ही रखा। आप इसको सोचिए जैसे हम किसी फंक्शन का नाम एफ रख देते हैं और किसी का नाम जी, एन यू एम एक फंक्शन का नाम है। अब आप इस चीज़ को देखिए, इस न्यूमरेटर को, ई जो है उसके ऊपर इंटीग्रेशन हो जाएगा, ई इंटीग्रेशन का वेरिएबल है, तो इंटीग्रेशन करने के बाद आप ई की तो वैल्यू रख देंगे, अपर लिमिट पे इन्फिनिटी, लोअर लिमिट पे 0, तो इस एक्सप्रेशन में से ई तो खत्म हो जाएगा और बचा रहेगा बीटा। बीटा में, हाँ पहले मैंने बीटा किस चीज़ को लिखा है, जो यहाँ ये -1/kt का जो फैक्टर था, माइनस को तो रहने दिया, 1/kt को मैंने बीटा लिख दिया है। वो इसलिए के एक कॉन्स्टेंट है और इस प्रोसेस को हम किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे देख रहे हैं, तो बीटा भी क्या है, कांस्टेंट। ओके, तो बीटा है 1/kt को हमने बीटा लिख दिया, तो ये एक्सपोनेंशियल है e⁻−βi और ये भी e⁻−βi। तो ये जो दो इंटीग्रल्स हैं, ये न्यूमरेटर का जो इंटीग्रल है ये केवल बीटा का फंक्शन बनेगा। जब आप इस इंटीग्रेशन को परफॉर्म कर देंगे, ई तो खत्म हो जाएगा, इंटीग्रेशन के वेरिएबल की तो आप लिमिट्स रख देंगे, तो बचेगा क्या, केवल बीटा। तो उस फंक्शन का नाम मैंने एन यू एम रखा, मैं एफ भी रख सकता, एफ ऑफ बीटा एंड जी ऑफ बीटा। और ऐसे डिनोमिनेटर में भी ई के ऊपर तो इंटीग्रेशन हो जाएगा और डेफिनेट इंटीग्रल है, तो जब लिमिट्स पुट करेंगे तो बचेगा केवल क्या, बीटा। तो न्यूमरेटर जब आप फाइनली इवेलुएट करेंगे बीटा की फॉर्म में आएगा, डिनोमिनेटर इवेलुएट करेंगे सम फंक्शन ऑफ बीटा। आप चाहे तो अलग से करके देख सकते हैं इन दोनों इंटीग्रल्स को। ओके, अब यहाँ पे जो हम ट्रिक इस्तेमाल कर रहे हैं, इन इंटीग्रेशन में या इस पूरे एक्सप्रेशन में आप बीटा को एक पैरामीटर की तरह ट्रीट कीजिए। बीटा को पैरामीटर की तरह ट्रीट करने का मतलब ये है, आप इसी एक्सप्रेशन को अलग अलग टेम्परेचर्स पे इवेलुएट कर रहे हैं। वही सिस्टम है, वही कैविटी है, ब्लैक बॉडी वगैरह जो भी है। आप ऑसिलेटर्स की एवरेज एनर्जी पहले T = 100 केल्विन पे देख रहे हैं, फिर ये एवरेज एनर्जी का एक्सप्रेशन है, फिर इसी एक्सप्रेशन को आप 101 केल्विन पे देख रहे हैं, फिर 102 केल्विन पे, फिर 103 केल्विन पे, 104 केल्विन पे। तो बीटा भी आप वेरी कर सकते हैं, टी वेरी हो रहा है तो बीटा वेरी हो रहा है, तो बीटा के वेरिएशन के साथ इस चीज़ पे क्या फ़र्क पड़ रहा है वो भी हम देख सकते हैं। तो बीटा को आप एक पैरामीटर की तरह ट्रीट कीजिए, पैरामीटर मतलब रफली एक वेरिएबल की तरह आप ट्रीट कीजिए। ओके, दिस। तो यहाँ पे हमें जो स्टेप करना है वो बेसिकली है डिफ्रेंशिएटिंग अंडर द इंटीग्रल साइन। डिफ्रेंशिएटिंग अंडर द इंटीग्रल साइन यहाँ पे बड़ा ईजी है बेसिकली। पहले यहाँ देख लीजिए, इसको तब रीड करता हूँ ज़रा। ये अब आपके सामने कहीं से अगर मैं ये ला के दूँ, अभी इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। एक इंटीग्रल 0 to इन्फिनिटी है e⁻−βe/dy। अगर आप इस इंटीग्रल को देखें, ये सम फंक्शन ऑफ बीटा है। फिर से वही आर्ग्यूमेंट, ई के ऊपर तो इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो बचेगा क्या, बीटा।
तो सम फंक्शन ऑफ बीटा, इनफैक्ट ये कोई आर्बिट्री फंक्शन ऑफ बीटा भी नहीं है, ये जो यहाँ पे डिनोमिनेटर है ये वही डिनोमिनेटर है, ओके, डिनोमिनेटर ऑफ बीटा वाला फंक्शन, बट कुल मिला के ये बीटा का कोई फंक्शन है। तो जब मैंने इस इंटीग्रल को कर दिया तो बीटा का कोई फंक्शन है, तो बीटा के किसी फंक्शन का मैं डेल बाई डेल बीटा कर सकता हूँ, बीटा के रेस्पेक्ट में उसे डिफ्रेंशिएट कर सकता हूँ, ओके। यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन मैंने नॉर्मल वाला लिखा है क्योंकि आपको इस तरह से सोचना है, इस इंटीग्रल को जब कर दिया तो ई तो कहीं बचा ही नहीं, केवल क्या बचा है, फंक्शन ऑफ बीटा। तो बीटा के फंक्शन का बीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन तो ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन। लेकिन अब मैथमेटिकली अगर आप देखें, डिफरेंशिएशन बाहर है, इंटीग्रल वो है, इस चीज़ पे पहले इंटीग्रेशन करना है फिर डिफरेंशिएशन करना है। लेकिन इस चीज़ में आप इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। मतलब पहले जो ये फंक्शन है e⁻ बीटा i, पहले इसका इंटीग्रेशन मत करो, पहले इसका डिफरेंशिएशन करो बीटा के रेस्पेक्ट में और फिर करो इंटीग्रेशन। तो इसी को हम कहते हैं डिफरेंशिएटिंग अंडर द इंटीग्रल साइन। पहले डिफरेंशिएशन इंटीग्रल के बाहर था, इस डिफरेंशिएशन को मैं इंटीग्रल के अंदर ले गया, अंडर द इंटीग्रल साइन ले गया। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या है, बस आपको करना कुछ नहीं है, ये चीज़ का ध्यान रखना है, अंदर जाके डिफरेंशिएशन पार्शियल आपको लिखना पड़ेगा। रीज़न, अगर आपके सामने ये लिखा हुआ है तो ये जी चीज़ तो जो है ये तो बीटा और ई दो वेरिएबल्स पे डिपेंड करती है, और आप डिफरेंशिएट उसे केवल बीटा के रेस्पेक्ट में करना चाह रहे हैं, तो ये डिफरेंशिएशन कैसा होना चाहिए, पार्शियल। ये पॉइंट को क्लियरली समझ लें, जब मैं डी बाई डी बीटा बाहर लिखता हूँ तो मुझे पार्शियल लिखने का कोई मतलब नहीं है। क्यों, ये इंटीग्रेशन इवेलुएट हम कर चुके होंगे, और जब इस इंटीग्रल को इवेलुएट कर चुके होंगे तो ये केवल यहाँ केवल बीटा बचेगा, ई तो बचेगा ही नहीं। लेकिन जब आप इस डिफरेंशिएशन को अंदर लाते हैं तो आपको इसे ऐसे लिखना पड़ेगा। तो बेसिकली हमने क्या है, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के ऑर्डर को रिप्लेस किया है। सर्टेन कंडीशंस में हम ये कर सकते हैं, इस केस में कर सकते हैं, लेकिन ये नॉर्मल डिफरेंशिएशन आप इससे रिप्लेस करेंगे। तो ये मैंने किया क्यों, अब इस चीज़ को आप कर सकते हैं बड़े आराम से। इस डिफरेंशिएशन को अगर आप परफॉर्म करें, एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन फिर से एक्सपोनेंशियल देगा, और आप बीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो आपको एक माइनस ई मिलेगा। ये डिफरेंशिएशन करके आपको नीचे एक माइनस ई का फैक्टर मिलेगा, और डी ई और बाकी तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा। इस माइनस साइन को अगर आप बाहर ले लें तो बाकी ये है 0 से इन्फिनिटी का इंटीग्रल ई एक्सपोनेंशियल डी ई, 0 से इन्फिनिटी का इंटीग्रल ई एक्सपोनेंशियल डी। ये तो न्यूमरेटर वाला फंक्शन है, हमने निकाला नहीं है अभी न्यूमरेटर वाला फंक्शन, बट ये क्या है, एक माइनस साइन के अलावा न्यूमरेटर वाला फंक्शन। और जैसे मैंने कहा, ये जिस चीज़ का हमने डी बाई डी बीटा किया, ये एक्चुअली डिनोमिनेटर वाला फंक्शन था। ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बड़े इंटरेस्टिंग है। अब तो आप सीधे सीधे भी देख सकते हैं, अगर मैं इस नीचे वाले पार्ट पे डेल बाई डेल बीटा अलग से ऑपरेट करूँ तो बेसिकली ये ऊपर वाला पार्ट जनरेट होता है, यही हो रहा है, एक माइनस साइन है, बट ये वही चीज़ मैथमेटिकली हमने यहाँ पे चेक कर ली। इसका एडवांटेज, अब इसका एडवांटेज यहाँ देखो, जो हमारी एवरेज एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर है, मुझे ये न्यूमरेटर अपॉन ये डिनोमिनेटर, ओके, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ये मुझे ये इवेलुएट करना है। यहाँ पे ऊपर की लाइन में आपने शो किया कि न्यूमरेटर की जगह आप रख सकते हैं माइनस साइन को इधर ले जाओ, डी बाई डी बीटा ऑफ द डिनोमिनेटर माइनस डी बाई डी बीटा ऑफ द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर तो डिनोमिनेटर ही रहा, पर न्यूमरेटर की जगह आप डी बाई डी बीटा ऑफ डिनोमिनेटर विद अ माइनस साइन रख सकते हैं, ओके। और मैथमेटिक्स आपको बताती है, देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आप एफ और जी, अगर ऐसे में कन्फ्यूजन हो रहा है, आप ये सोचो ये एफ ऑफ जी अपॉन एफ ऑफ बीटा अपॉन जी ऑफ बीटा है, ये एफ ऑफ बीटा अपॉन जी ऑफ बीटा, ओके। तो फिर एफ ऑफ बीटा अपॉन जी ऑफ बीटा, और ये माइनस डी बाई डी बीटा ऑफ जी बीटा ही बन गया, ओके। और इसको आप चेक कीजिए, आप ऐसा लिख सकते हैं माइनस डी बाई डी बीटा ऑफ लॉग नेचुरल, एल एन मतलब लॉग नेचुरल ऑफ डिनोमिनेटर फंक्शन। कैसे, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग नेचुरल ऑफ सम फंक्शन होता है, तो आप इसे कैसे करते हैं, पहले डी बाई डी एक्स लेते हैं लॉग का, और लॉग का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन एफ आ गया, और उसके बाद डिफरेंशिएशन का ऑपरेशन केवल एफ पे अप्लाई होगा। तो ये इसी तरह का एक्सप्रेशन तो है, तो चेक करो 1 अपॉन एफ, ये एफ की तरह है, डी बाई डी एक्स की जगह डी बाई डी बीटा है, और फिर से उसी एफ का डिफरेंशिएशन है। तो इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, बेसिकली आपने एक माइनस साइन को अलग कर दो, आपने डी बाई डी बीटा का ऑपरेशन सीधे किस पे अप्लाई किया है, लॉग नेचुरल डिनोमिनेटर। इस सब का एडवांटेज क्या हुआ, डिनोमिनेटर बीटा ये वाला इंटीग्रल है, मैं केवल ये वाला इंटीग्रल करूँगा, ये डिनोमिनेटर वाला इंटीग्रल करूँगा, इसको करके मेरा कुछ वैल्यू निकल गई, उस वैल्यू को यहाँ पे रखा, उसका केवल लॉग लेना है और डिफ्रेंशिएट करना है। मुझे दूसरा इंटीग्रल करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे न्यूमरेटर का इंटीग्रेशन कभी भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। करने को कर सकते हैं, कोई टफ नहीं है वो भी, बट
हमने दोनों इंटीग्रल्स को स्टेप बाय स्टेप अलग अलग करने के बजाय इस सब को, और इसके बाद आपको ये स्टेप अलग से शो करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे सीधे इस तरह की चीज़ लिख सकते हैं कि ये क्वांटिटी बेसिकली इतने के बराबर है। तो मैं केवल डिनोमीटर वाले फंक्शन को इंटीग्रेट करूंगा, और उसको इंटीग्रेट करना एक लाइन का काम है, उसको वैल्यू को पुट करूंगा, इस डिफरेंशिएशन को परफॉर्म करूंगा, मुझे एवरेज एनर्जी ऑफ द क्लासिकल ऑसिलेटर मिल जाएगी। सो लेट्स डू दैट। एवरेज एनर्जी ऑफ क्लासिकल ऑसिलेटर, जो पिछले पेज का लास्ट एक्सप्रेशन है, माइनस डी बाई डी बीटा ऑफ लॉग नेचुरल, और यहाँ पे था डिनोमीटर वाला फंक्शन, और डिनोमीटर वाला फंक्शन बेसिकली ये था। अब मैंने उसकी वैल्यू रख दी, डिनोमीटर फंक्शन ये था, जिस चीज़ को मैं डिनोमीटर बीटा फंक्शन लिख रहा था वो ये था। आप चाहे तो जी बीटा लिख सकते थे, तो जी बीटा की जगह ये वाला इंटीग्रेशन दिस। अब मैं यहाँ पे जो चीज़ आपको एम्फेसाइज करना चाह रहा हूँ, ये रास्ता क्यों हमने इख्तियार किया, क्यों ऐसा क्यों नहीं किया सीधे ये इंटीग्रेशन कर दिया और ये इंटीग्रेशन कर दिया। ये केवल एक ट्रिक नहीं है कि हाँ दो इंटीग्रेशन की मेहनत से बचने के लिए हम केवल एक इंटीग्रेशन को करके काम चला देंगे। आइडिया वो नहीं है, आइडिया उससे बहुत ज़्यादा डीप है। आपके लेवल पे भी थोड़ा सी आपके पास स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का पेपर है, शायद वहाँ पे भी ये टर्म का कहीं पे जिक्र आए, पार्टीशन फंक्शन। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में जब हम डील करते हैं तो किसी सिस्टम को की प्रॉपर्टीज़ निकालने के लिए हम उस सिस्टम में एक क्वांटिटी इवैल्यूएट या कंस्ट्रक्ट करते हैं जिसे हम कहते हैं पार्टीशन फंक्शन। और पार्टीशन फंक्शन की मदद से फिर आप बाकी क्वांटिटीज़ कुछ इसी तरह की एक्सप्रेशन से निकालते हैं। तो बेसिकली जब आप स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स को पढ़ेंगे तो आप रियलाइज़ करेंगे, अरे ये जो हमने यहाँ पे एक से ट्रिक की तरह सोचा था, एक्चुअली ये तो पार्टीशन फंक्शन को एम्प्लॉय करके हमने एवरेज एनर्जी की वैल्यू निकाली थी। ओके दिस। लेकिन दूसरा पॉइंट ये है, ये इस तरह का एक्सप्रेशन बाद में जब हम प्लैंक लॉ निकालेंगे, और प्लैंक लॉ का हल्का मैं आपको आइडिया दे चुका हूँ, प्लैंक लॉ के केस में ऑसिलेटर की एनर्जीज कंटिन्यूस नहीं होंगी, वो डिस्क्रीट हो जाएंगी। तो डिस्क्रीट केस में भी आपका ये वाला फॉर्मूला इसी तरह से लागू होगा, बस एकमात्र चेंज जो होगा, समेशन, इंटीग्रेशन की जगह आपके पास समेशन आ जाएगा। तो पॉइंट ये है, ये जो स्टेप है यहाँ तक, अगर मैं इसे इस फॉर्म में लिखता हूँ तो ये वाला एक्सप्रेशन जो हम अभी कैलकुलेशन कर रहे हैं, रेले जीन्स लॉ की कैलकुलेशन या क्लासिकल कैलकुलेशन, वहाँ पे भी वर्क करता है। और जब बाद में जब मैं प्लैंक लॉ या क्वांटम केस में कैलकुलेशन करूँगा तभी भी ये होल्ड करेगा। बस फ़र्क क्या पड़ेगा, यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है ये इंटीग्रेशन की फॉर्म में, वहाँ पे इंटीग्रेशन के बजाय समेशन होगा। ओके, कंटिन्यूस एंड डिस्क्रीट केस का डिफरेंस। तो इसीलिए मैंने अडॉप्ट किया दिस। तो अब मुझे केवल ये इंटीग्रल इवेलुएट करना है, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e टू माइनस बीटा ई डी। ये वही इंटीग्रल है जो मैंने आपको कहा था, पहले करने से रोक दिया था। रीज़न ये था, अब मुझे केवल यही इवैल्यूएट करना है, दूसरा इंटीग्रल नहीं करना है। और ये इंटीग्रल करना बड़ा आसान है, एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रल, फिर से एक्सपोनेंशियल, और इंटीग्रेशन ई के रेस्पेक्ट में है तो माइनस बीटा के फैक्टर से डिवाइड हो जाएगा। लिमिट्स रखो 0 टू इन्फिनिटी, 1 अपॉन माइनस बीटा का फैक्टर अलग कॉन्स्टेंट, ई की जगह इन्फिनिटी, और बीटा कॉन्स्टेंट है, ये ध्यान रखिए, बीटा है 1 अपॉन के टी, के बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट पॉजिटिव, टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर हमेशा पॉजिटिव, 0 से ज़्यादा ही होगा, तो के हमेशा पॉजिटिव है, सॉरी बीटा हमेशा पॉजिटिव है, बीटा पॉजिटिव है और एनर्जी इन्फिनिटी बनी, तो ये ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, और ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी होता है 0, और ई की जगह 0, ई टू द पावर 0 1, तो लिमिट्स रख के ये माइनस साइन को एब्जॉर्ब करो तो 1 अपॉन बीटा। तो कुल मिला के ये जो इंटीग्रल है बेसिकली डिनोमिनेटर का इंटीग्रल ही मैंने किया है, केवल आप डिनोमिनेटर वाले पार्ट का इंटीग्रल अलग से करते तो आपको 1 अपॉन बीटा ही मिलना था। यहाँ पे वो चीज़ भी जस्टिफाई हो गई, ये चीज़ केवल बीटा का फंक्शन है। वैसे भी आपको आर्ग्यूमेंट से भी क्लियर होना चाहिए, पर ये चीज़ केवल बीटा का फंक्शन है। ऐसे ही आप केवल न्यूमरेटर को भी अलग से निकालते, वो भी केवल बीटा का ही फंक्शन बनता। ओके दिस 1 अपॉन बीटा। अब एवरेज एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर का एक्सप्रेशन में फिर से चलें, माइनस डी बाई डी बीटा करेंगे, किसका, लॉग नेचुरल इस इंटीग्रल का, जो इंटीग्रल में निकाल चुका हूँ 1 अपॉन बीटा के बराबर, तो लॉग नेचुरल 1 अपॉन बीटा, लॉग ए अपॉन बी बराबर लॉग ए माइनस लॉग बी, और लॉग ऑफ 1 हमेशा 0 होता है, तो और माइनस साइन आप फिर से ख़त्म करें तो आपको केवल डी बाई डी बीटा करना है लॉग बीटा का, और लॉग बीटा का डी बाई डी बीटा होता है 1 अपॉन बीटा, और बीटा की वैल्यू आप अगर लौटा दें, बीटा खुद 1 अपॉन के टी है तो 1 अपॉन बीटा हो जाएगा के टी। हो गया, दूसरा इंटीग्रल मैंने कहीं टच भी नहीं किया, केवल ये इसकी मदद से एक इंटीग्रल, और वो भी एक लाइन का इंटीग्रल है, एक लाइन में इंटीग्रल हो गया। उसके बाद लॉग नेचुरल की फॉर्म में आया, डिफ्रेंशिएट करो, ये जॉब इज़ डन। ओके, तो एवरेज एनर्जी क्लासिकल ऑसिलेटर की जो है वो है के टी के बराबर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। आप इसे केवल ये ना सोचें कि हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन में प्लैंक्स वो रेले जीन्स लॉ के डेरिवेशन में ये एक्सप्रेशन आया। ये एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है क्लासिकल फिजिक्स के हिसाब से, कि एक ऑसिलेटर की जो एवरेज एनर्जी है वो के टी बनती है। तो एवरेज एनर्जी ऑफ द क्लासिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर इज के टी। इनफैक्ट शायद आपने ये चीज़ पढ़ी होगी, आई एम नॉट श्योर,
या हो सकता है आपके पास स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स वाले कोर्स में हो थोड़ा सी, समथिंग कॉल्ड द क्लासिकल इक्विपार्टीशन थ्योरम। इनफैक्ट स्कूल लेवल पे भी इसका हल्का सी जिक्र होता है, क्लासिकल इक्विपार्टीशन थ्योरम। बहुत रफली मैं डिस्क्राइब करूंगा। एवरेज एनर्जी पर डिग्री ऑफ फ्रीडम इन थर्मल इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू, ये मैंने गलत लिख दिया, सॉरी, इट इज हाफ के टी। अगर कोई सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो उसके हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए जो एवरेज एनर्जी की वैल्यू होती है वो हाफ के टी होती है। ये डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या चीज़ है, मैं आपको सीधे एग्जांपल से बताता हूँ। माना आप ऑसिलेटर की बात कर रहे हैं, हार्मोनिक ऑसिलेटर की। हार्मोनिक ऑसिलेटर की एनर्जी किसी समय पे उसकी काइनेटिक एनर्जी और उसके पोटेंशियल एनर्जी का सम होती है। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, या आप इसे पी स्क्वायर बाई 2m भी लिख सकते हैं मोमेंटम के टर्म में, और पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर। ये के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट नहीं है, ये स्प्रिंग कांस्टेंट है। ओके, जिस स्प्रिंग के साथ आपने उस मास को अटैच करके ऑसिलेट करा रहे हैं उसका स्प्रिंग कांस्टेंट। ओके, दिस काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। अगर कोई सिस्टम हार्मोनिक ऑसिलेटर टाइप का सिस्टम है तो उस सिस्टम को अपनी एनर्जी बनाने का या अपने पास एनर्जी रखने के दो तरीके हैं, ये या तो वो एनर्जी अपने पास काइनेटिक फॉर्म में रख सकता है या अपने पास वो एनर्जी पोटेंशियल फॉर्म में रख सकता है। इन्हीं को हम कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। ओके, ये काइनेटिक डिग्री ऑफ फ्रीडम है और ये पोटेंशियल डिग्री ऑफ फ्रीडम। ओके, दिस यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम का ये मतलब है। ओके, काइनेटिक डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड पोटेंशियल डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो हार्मोनिक ऑसिलेटर अगर कोई सिस्टम है तो उसके पास एनर्जी रखने के दो तरीके हैं, या तो उसकी वेलोसिटी के कारण उस पर एनर्जी हो सकती है या पोजीशन के कारण, पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन के कारण। तो कुल मिला के एनर्जी रखने पे उसके दो तरीके हैं। ये कुछ वैसा ही है, वो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स की तरह ही, रेडिएशन के लिए जो हमने बात की थी, लगभग वही आइडिया है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो इस सिस्टम के पास दो डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो अगर मैं क्लासिकल इक्विपार्टीशन थ्योरम के उसको वो करूं, माना आपके पास हार्मोनिक ऑसिलेटर्स हैं बहुत सारे, अलग अलग फ्रीक्वेंसी का यहाँ पे कोई रोल भी नहीं है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी, अलग अलग एम्पलीट्यूड, अलग अलग एनर्जी उनकी हो सकती हैं। लेकिन अगर सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के करस्पॉन्डिंग अगर आप एवरेज एनर्जी निकालेंगे, हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के करस्पॉन्डिंग एवरेज एनर्जी का मतलब, किसी ऑसिलेटर में पार्टिकल की वेलोसिटी हो सकता है कम हो, तो उसके लिए काइनेटिक एनर्जी का कंट्रीब्यूशन कम है। किसी दूसरे ऑसिलेटर में वेलोसिटी ज़्यादा हो सकती है, काइनेटिक एनर्जी का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा। लेकिन अगर सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो काइनेटिक एनर्जीज़ का जो एवरेज एनर्जी आप निकालेंगे एक ऑसिलेटर के लिए तो वो हाफ के टी बनेगी। ये क्लासिकल इक्विपार्टीशन थ्योरम का रिजल्ट है। एवरेज एनर्जी करस्पॉन्डिंग टू ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर अ सिस्टम इन थर्मल इक्विलिब्रियम इज हाफ के टी। और ऐसा ही पोटेंशियल एनर्जी के लिए भी होगा। आपके अलग अलग स्प्रिंग्स हैं, उनके स्प्रिंग कॉन्स्टेंट अलग अलग हो सकते हैं, के की वैल्यू अलग अलग हो सकती है सबकी। तो सारे अलग अलग टाइप के स्प्रिंग्स हैं, तो हर हार्मोनिक ऑसिलेटर की पोटेंशियल एनर्जी अलग अलग हो सकती है, किसी की कम किसी की ज़्यादा। पर अगर सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो ऑन एवरेज एक ऑसिलेटर के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी का कंट्रीब्यूशन है वो भी हाफ के टी होगा। हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए औसत तौर पे, औसत कह रहे हैं हम, हर किसी के लिए एग्जैक्टली हाफ के टी नहीं होगा, लेकिन औसत तौर पे हर ऑसिलेटर के लिए काइनेटिक एनर्जी का कंट्रीब्यूशन भी हाफ के टी और पोटेंशियल एनर्जी का कंट्रीब्यूशन भी हाफ के टी। और हाफ के टी प्लस हाफ के टी मिला के कितना हो गया, के टी। अगर आप एवरेज एनर्जी एक ऑसिलेटर की निकालें, ये सिंबल एवरेज का ले लिया मैंने, तो हाफ के टी आपको एवरेज यहाँ से मिलेगा और हाफ के टी यहाँ से मिलेगा, और मिला के कितना हो गया। ऑसिलेटर की एवरेज एनर्जी किसी पर्टिकुलर ऑसिलेटर की टोटल एनर्जी बहुत ज़्यादा हो सकती है, किसी की बहुत कम हो सकती है, किसी की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो सकती है, पोटेंशियल एनर्जी कम हो सकती है, दोनों ज़्यादा हो सकती हैं, दोनों कम, कई तरह के डिस्ट्रीब्यूशन हो सकते हैं। पर जब आप एवरेज एनर्जी एक ऑसिलेटर की निकालेंगे उस डिस्ट्रीब्यूशन में तो वो बनेगी हाफ के टी प्लस हाफ के टी। वही एक्सप्रेशन ये है। तो चाहे यहाँ से इस समय तो हमने एक्सप्लिसिटली डिराइव कर दिया है, इनफैक्ट ये एक तरह से हमने क्लासिकल इक्विपार्टीशन थ्योरम ही डिराइव की है। ओके, बट ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है दिस, कि क्लासिकल ऑसिलेटर की जो एवरेज एनर्जी है वो बनती है। और स्टैटिस्टिकल लैंग्वेज मैकेनिक्स की लैंग्वेज में अगर मैं इसे कहूँ तो वहाँ पे हम बात करते हैं समथिंग कॉल्ड फेज स्पेस। और ये एक्स और पी, एक्स तो ये है और इस एक्सप्रेशन को आप पी स्क्वायर बाई 2m लिखते हैं, और एक्स और पी को आप कहते हैं ये फेज स्पेस के कोऑर्डिनेट्स हैं, और ये एक्सप्रेशन दोनों में क्वाड्रेटिक है। ये स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में, लेट मी लीव दिस, ओके, दिस मस्ट बी टू मच फॉर यू, बट ये रिजल्ट एक्चुअली आप आगे जाके इसे डायरेक्टली कोट कर सकते हैं कि क्यों थर्मल इक्विलिब्रियम में एक क्लासिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर की एवरेज एनर्जी के बनती है। क्यों? उसके पास दो डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं, और क्लासिकल इक्विपार्टीशन थ्योरम ये कहता है हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए जो औसत एनर्जी है वो हाफ के टी है। तो हाफ के टी प्लस हाफ के टी, तो इसकी औसत ऊर्जा के टी। ओके, दिस, तो जिस भी तरह से पहुँचे ये हमारा हो गया। तो अब हमारा कंस्ट्रक्शन इज ऑलमोस्ट कंप्लीट, सब कुछ तैयार है। यू न्यू डी न्यू का एक्सप्रेशन, डेंसिटी ऑफ मोड्स के कारण कितने मोड्स मौजूद हैं न्यू से लेकर न्यू प्लस डी न्यू रेंज में यूनिट वॉल्यूम में, वो छोटे से डब्बे के अंदर, ये
जो हम कैविटी के अंदर यूनिट वॉल्यूम का डब्बा दिखा रहे थे, उसके अंदर न्यू से लेकर न्यू प्लस डी न्यू के बीच इतने मोड्स पॉसिबल है, नंबर ऑफ मोड्स, या जिसको मैं क्वालिटेटिवली कह रहा था अमाउंट ऑफ रेडिएशन, इतना रेडिएशन की मात्रा मौजूद है न्यू से लेकर न्यू प्लस डी न्यू के बीच वाला। और उसमें से हर एक रेडिएशन कंपोनेंट की जो एवरेज एनर्जी है, ये जितनी ऑसिलेटर की एवरेज एनर्जी है उतनी न्यू फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन की भी है। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, वॉल्स में आपका ऑसिलेटर चाहे 1 हर्ट्ज का है, चाहे 10 हर्ट्ज का, चाहे 50,000 हर्ट्ज का, फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, सबकी एवरेज एनर्जी केटी है। यहाँ पे एवरेज एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं कर रही है। ऐसा नहीं है कि 1 हर्ट्ज वालों की एवरेज एनर्जी कम है और 10 वालों की ज़्यादा या कुछ और, ऐसा कुछ नहीं है। हर फ्रीक्वेंसी के ऑसिलेटर की एवरेज एनर्जी कितनी है, के टाइम्स उस समय कितना टेम्परेचर है। तो यही चीज़ रेडिएशन के लिए भी अप्लाई होगी, जो बात हम पहले कर चुके हैं। 1 हर्ट्ज वाला जो रेडिएशन कैविटी के अंदर है उसकी एवरेज एनर्जी उतनी होगी जितनी 1 हर्ट्ज वाले ऑसिलेटर की है, वो भी केटी है। 10 हर्ट्ज वाले रेडिएशन की एवरेज एनर्जी 10 हर्ट्ज वाले ऑसिलेटर के बराबर होगी, पर वो भी केटी है। तो हर रेडिएशन की जो एवरेज एनर्जी है वो भी कितनी है, केटी। तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया, अब इस एक्सप्रेशन को रीअरेंज करके लिखो। और अगर आपको इसका एक्सप्रेशन लैम्डा के टर्म में चाहिए तो यू लैम्डा डी लैम्डा, इसी एक्सप्रेशन से आप स्टार्ट करेंगे। न्यू की जगह सी अपॉन लैम्डा, लेकिन न्यू की जगह सी अपॉन लैम्डा दो जगह रखना पड़ेगा, इस न्यू स्क्वायर की जगह भी और इस डिफरेंशियल ऑफ न्यू में भी। तो वो अगर आप करें 8 पाई अपॉन सी क्यूब इंटू के टी, ये तो कांस्टेंट है। न्यू की जगह सी अपॉन लैम्डा तो स्क्वायर है, तो सी अपॉन लैम्डा का स्क्वायर, डिफरेंशियल ऑफ सी अपॉन लैम्डा, सी का एक फैक्टर बाहर आएगा तो सी स्क्वायर इंटू सी क्यूब, लैम्डा स्क्वायर का फैक्टर ये, और डी ऑफ 1 अपॉन लैम्डा आप करेंगे तो -1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर डी लैम्डा, और -1 के साइन को आप फिर ओमिट कर सकते हैं, रीज़न आपको पता है। तो ये एक्सप्रेशन ये मैं डायरेक्टली भी लिख सकता था, अगर आपको ध्यान हो। 8 पाई लैम्डा 4 इंटू डी लैम्डा, ये नंबर ऑफ मोड्स का एक्सप्रेशन है लैम्डा के टर्म में। ओरिजिनल 3 डायमेंशनल वेव के लिए डेंसिटी ऑफ मोड्स के एक्सप्रेशन में 4 पाई अपॉन लैम्डा 4 आता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए हम एक 2 के एक्स्ट्रा फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 8 पाई अपॉन लैम्डा 4 डी लैम्डा, और उसको केटी से मल्टीप्लाई किया, इसी केटी से, ये केटी एवरेज एनर्जी से, तो वही एक्सप्रेशन। एवरेज एनर्जी चाहे आप फ्रीक्वेंसी के टर्म में एक्सप्रेस करें चाहे वेवलेंथ के टर्म में एक्सप्रेस करें, इस समय तो कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला है। क्यों? एवरेज एनर्जी ना न्यू पे डिपेंड करती है, अगर वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं कर रही है तो वो वेवलेंथ पे भी डिपेंड नहीं करती है, तो वो फैक्टर तो केटी का ही आएगा। तो ये वाला आप ऐसे भी निकाल सकते थे, बट बेसिकली कंप्यूटेशन हमने 2 पार्ट्स में की। तो ये जो एक्सप्रेशन आपके सामने लिखा हुआ है यही है रेले जीन्स लॉ। ये रेले जीन्स लॉ फ्रीक्वेंसी के टर्म में, ये वाला रेले जीन्स लॉ वेवलेंथ के टर्म में। बस ओके। तो क्लासिकल फिजिक्स जो थी उसके आइडियाज़ को हम एम्प्लॉय करें तो वो कैविटी रेडिएशन का जो एक्सप्रेशन है यहाँ पे लाके हमें छोड़ देता है। ओके। और यू लैम्डा का एक्सप्रेशन आपके पास है तो इससे आप ई लैम्डा का एक्सप्रेशन भी बना सकते हैं। यू लैम्डा और ई लैम्डा में एक कांस्टेंट का फ़र्क होता है c/4 का, बट दैट विल डू इन द नेक्स्ट लेक्चर। फिर हम इसे प्लॉट करेंगे और फिर हम ये भी देखेंगे जो हमारे एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस थे ब्लैक बॉडी के, एक्चुअल एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस, उनसे ये कुछ हद तक मैच करता है, पूरी तरह ये सही रिजल्ट नहीं है। इनफैक्ट इसमें एक बहुत बड़ी दिक्कत इसके साथ आती है जिसे हम कहते हैं अल्ट्रा वायलेट कैटास्ट्रॉफ, बट वो हम डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो दैट वुड बी ऑल फॉर द टाइम बीइंग। थैंक यू एवरीबॉडी।